हमने पिछली क्लास के अंदर जापान की पृष्ठभूमि का अध्ययन किया था कि किस तरह से जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। और आज जापान की तकनीकी पूरे विश्व के अंदर चर्चित है। हमने यह भी अध्ययन किया था कि एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को जापान के संविधान का अध्ययन क्यों करना चाहिए और हमारे पाठ्यक्रम के अंदर जापान का संविधान हमें क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। उसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि जापान का संविधान हमारे अध्ययन का विषय क्यों रहा है। देखिए, जापान के संविधान का जो निर्माण है, हम इस चीज़ को तो जानते ही हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो विभीषिका थी, जापान के प्रसिद्ध नगर पे 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा अणु बम डाल दिया गया था और इसके परिणाम स्वरूप 14 अगस्त 1945 को जापान के द्वारा समर्पण कर दिया गया। जापान पर आप देखिए मित्र राष्ट्रों का नियंत्रण था और उन्होंने मैकआर्थर को जापान का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त कर दिया। जनरल मैकआर्थर ने जापान के लिए एक नया संविधान तैयार किया जो 26 जुलाई 1945 को मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च कमान की ओर से जो पोस्टडम की घोषणा की गई थी उस पर आधारित था। पोस्टडम की घोषणा पर आधारित संविधान था। इस घोषणा में उन सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लेख था जिनके माध्यम से जापान में सैनिकवाद और शस्त्रीकरण के स्थान पर लोकतांत्रिक तत्वों का उदय हो सके। ये जो पोस्टडम की घोषणा थी उसमें यह चीज़ का उल्लेख किया गया था कि जापान में सैनिकवाद और जो शस्त्रीकरण है उसका स्थान अब कौन ले लेगा, लोकतांत्रिक जो तत्व हैं वह ले लेंगे। जापान में जो लोकतंत्र का सूत्रपात है वो करने के उद्देश्य से 1946 में ही जनरल जो मैकआर्थर थे उसके निर्देशन में एक नवीन संविधान का प्रारूप तैयार किया गया जिसमें सम्राट की शक्तियों का अंत करके समस्त प्रभुसत्ता जनता के हाथ में निहित कर दी गई। और 20 जून 1946 को जापान की डाइट, जिसको कि विधानमंडल के प्रमुख संविधान का डाइट, जिसको कि संसद कहा जाता है, हम जिसको संसद कहते हैं, जापान में संसद को डाइट कहा जाता है। तो 20 जून 1946 को जापान की डाइट में इसका प्रारूप रखा गया और 7 अक्टूबर 1946 को डाइट के द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया और 3 नवंबर 1946 को सम्राट थे हिरोहितो ने इसे स्वीकृति दे दी और 3 मई 1947 को नवीन संविधान लागू कर दिया गया। यह जो संविधान था वह जापान को एक प्रभुत्व संपन्न देश बनाता है और ये संविधान शोवा संविधान के नाम से जाना गया। जो पुराना संविधान था वह मेइजी संविधान कहलाता है, मेइजी संविधान, और ये जो नवीन संविधान क्या कहलाता है, शोवा संविधान के नाम से जाना जाता है। देखिए, 3 मई 1947 को जो वर्तमान संविधान जिसको कहते हैं शोवा संविधान, उसको लागू कर दिया गया जो कि पूर्णतया कैसा था, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित था। इसकी क्या विशेषताएं थी, देखिए सबसे पहली विशेषता इसकी है ये जन संप्रभुता पर आधारित संविधान है ना। और जापान का जो वर्तमान संविधान है वो अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा तैयार किया गया ऐसा माना जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा भी जो जापानी संविधान है उसके निर्माण में जापान के जो लोग हैं उनकी श्रेष्ठ इच्छाएं, उनके मानवीय हित, उनका ध्यान रखा गया। और इसके अतिरिक्त आप देखिए जनता द्वारा जो निर्वाचित डाइट है, संसद है, इस संविधान की पुष्टि करती है। इसी कारण ये जो संविधान है जनता द्वारा निर्मित संविधान ही कहलाता है ना। इसकी प्रस्तावना में लिखा गया है, देखिए कि हम जापान के लोग किसके समर्पित है, हम जापान के लोगों को ये समर्पित है कि राष्ट्रीय डाइट में निर्वाचित अपने प्रतिनिधियों के द्वारा कार्य करते हुए ये घोषणा करते हैं, मतलब लोगों ने प्रतिनिधि चुने हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं डाइट के प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो प्रभुसत्ता शक्ति जनता के हाथों में है और हम इस संविधान को स्थापित करते हैं। सरकार जनता की पवित्र अमानत है जिसकी सत्ता जनता से ही प्राप्त की गई है और जिसकी शक्तियाँ जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रयोग की जाती हैं और उसका लाभ किसको मिलता है, जनता को उसका लाभ मिलता है। तो कुल मिला के हम देखें तो ये जो संविधान था वह जनता को ही समर्पित संविधान था। दूसरी विशेषता इसकी लिखित और अपेक्षाकृत संक्षिप्त संविधान है ये।
देखिए, जो संविधान है इसके अंदर 11 अध्याय और 103 अनुच्छेद हैं। इसका जो पहला अनुच्छेद है वह सम्राट की स्थिति के बारे में बताता है। दूसरा, युद्ध परित्याग के बारे में, जो इसकी एक बहुत ही बढ़िया विशेषता है, उसके बारे में बताता है। तीसरा, नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्य के बारे में बताता है। चौथा, डाइट के बारे में अध्ययन कराता है। पांचवा, कैबिनेट के बारे में है। छठा, न्यायपालिका के बारे में है। सातवां जो इसका अनुच्छेद है वह अध्याय है वह विधि व्यवस्था के बारे में है। आठवां अध्याय स्थानीय स्वशासन के बारे में है। इसका नवा जो अध्याय है वह संशोधन प्रक्रिया किस प्रकार होनी चाहिए उसके बारे में है। और 10वां विधान जो इसका अध्याय है वो संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख करता है। और जो इसका 11वां अध्याय है उसमें कुछ पूरक अनुच्छेदों को रखा गया है। तो जो जापान का संविधान है वो केवल 20 पृष्ठों का संविधान है, जिसको 1 घंटे के अंदर पढ़ा जा सकता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि लिखित एवं संक्षिप्त संविधान है। तीसरी जो इसकी विशेषता दी गई है वह है संविधान की सर्वोच्चता। देखिए, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, इस सब जगह, दोनों जगह संविधान की सर्वोच्चता को माना गया है। तो इसी प्रकार जापान में भी संविधान की सर्वोच्चता को ही अपनाया गया है। देखिए, 3 मई 1947 को जो शोवा संविधान लागू किया गया था वह जापान का क्या है, आधारभूत कानून है। और अनुच्छेद 98 में ये लिखा गया है, ये घोषणा की गई है कि यह संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून होगा और इसके उपबंधों में विरोध रखने वाला कोई भी कानून मान्य नहीं होगा या वैध नहीं होगा। ठीक है ना, संविधान ही सर्वोच्च कानून है, इसमें विरोध रखने वाला कोई भी कानून मान्य नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो उसको वैध नहीं माना जाएगा। संविधान की सर्वोच्चता के लिए आप ये देखिए कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत क्या किया है कि जापान के सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह कानूनों की वैधता की जांच कर सके, और यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको अवैध घोषित किया जा सके। जापान का संविधान एक कठोर संविधान भी है। हम कहते हैं ना, संविधानों के प्रकारों में कठोर संविधान और लचीला संविधान। तो ये कठोर संविधान है जापान का संविधान। इसमें संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून का निर्माण की जो प्रक्रिया है उससे कुछ अलग प्रक्रिया संवैधानिक संशोधन के लिए अपनाई जाती है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद में इस प्रकार प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि इस प्रक्रिया में क्या है, 2 चरण है। इस वाली जो प्रक्रिया है उसके अंदर कितने चरण हैं, 2 चरण हैं। और पहला चरण इसकी संशोधन की प्रस्तावना और दूसरा है इसकी पुष्टि। तो संशोधन की जो प्रस्तावना है उसके अंदर डाइट के जो दोनों सदन हैं उसका 2/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए, और डाइट में प्रस्तावित जो ये प्रस्ताव है उसकी पुष्टि लोक निर्णय के अंतर्गत जनता के द्वारा की जानी चाहिए। तो सबसे पहले संशोधन की प्रस्तावना है रखी जाती है डाइट के सामने और फिर उसकी पुष्टि की जाती है। ठीक है ना। तो संशोधन की जो पद्धति की कठोरता इसी बात से सिद्ध होती है, देखिए, कि आज तक जापान के संविधान में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। 1947 से लेकर अभी तक आप देखो कोई भी संशोधन नहीं है, इसलिए ये कठोर संविधान तो है ही है। लेकिन ये इसकी जो संविधान की कठोरता है वो कभी भी इसके विकास में बाधक नहीं है। देखिए, जापान आज बहुत विकास कर रहा है। अगला इसका विशेषता है लोकतंत्रीय आदर्शों का मूर्त रूप, कि सम्राट के जो देवी अधिकार हैं मेiji संविधान में उसको स्वीकार किया गया था, है ना। और सारी शक्तियों का स्रोत कौन होता था, सम्राट ही माना जाता था। किंतु जो शोवा संविधान है, जो वर्तमान संविधान है, उसमें राजतंत्र के स्थान पर किसकी स्थापना की गई, प्रजातंत्र की स्थापना की गई। और जो सम्राट की स्थिति है वो कैसी है, केवल एक ध्वज मात्र प्रमुख की है, जिसको टिट्यूलर हेड भी कहा जाता है। संविधान का जो इनका अनुच्छेद 3 है ना, 3 और 4 के अंदर इसका जिक्र किया गया। देखिए, 3 में कहा गया है कि राज्य से संबंधित सम्राट के सब कार्यों के लिए मंत्रियों के परामर्श तथा अनुमोदन की आवश्यकता होगी। सम्राट कार्य करेगा लेकिन किसकी सहायता से, मंत्रियों के परामर्श और उसके अनुमोदन से। अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है कि सरकार के बारे में सम्राट के पास कोई भी शक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार सम्राट के पद को बनाए रखते हुए भी जापान का जो संविधान है वो लोकतंत्रीय आदर्शों का एक मूर्त रूप है, और इसे ब्रिटेन के समान मुकुटधारी गणतंत्र कहा जाता है। क्या जाता है, क्राउन्ड रिपब्लिक, मुकुटधारी गणतंत्र कहा जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 15 में वयस्क मताधिकार के बारे में भी कहा गया है, और वहाँ पर जो वयस्क मताधिकार की आयु है वो है 20 वर्ष है। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, कि जापान के संविधान में
जो तीसरा अध्याय है उसके अंदर मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की बात की गई है और अनुच्छेद 10 से लेकर 40 तक ये अधिकारों का वर्णन किया गया है ना। कौन कौन से अधिकार हैं देखिए इसमें? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और भौतिक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, ठीक है ना। और अधिकारों के संबंध में लेकिन एक चीज़ वहाँ पे जो विशेष है वो है ये है कि अधिकारों के संबंध में जो उनकी क्रियान्विति की व्यवस्था है वो न्यायालयों को उसका संरक्षक नहीं बनाया गया, जैसा कि भारत में अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो वाद योग्य हैं, न्यायालय में जाया जा सकता है। लेकिन जापान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इन अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी इनके गिनाए हैं कुछ कर्तव्य बनाए जिनका वर्णन हम मौलिक अधिकार तथा कर्तव्यों का जो वर्णन है हम अलग से अगली क्लास के अंदर करेंगे। फिर वहाँ की व्यवस्था, शासन व्यवस्था कैसी है? एकात्मक शासन कि शक्तियों के आधार पर, हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा भी था कि शक्तियों के आधार पर जो शासन की व्यवस्था होती है वो एकात्मक और संघात्मक होती है। तो जापान ने संघात्मक की जगह एकात्मक शासन को अपनाया, है ना। और मेजी संविधान के अंदर भी एकात्मक शासन व्यवस्था थी और शोवा संविधान में भी यही व्यवस्था को अपनाई गई। ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस की भांति जापान की संविधान की जो समस्त शक्तियाँ हैं वो किसके हाथ में नहीं थे? जैसे ब्रिटेन के अंदर भी एकात्मक शासन है, सारी शक्तियाँ किसके पास निर्भर होती हैं? केंद्रीय सरकार के पास हैं। तो केंद्रीय सरकार प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, कार्यकुशलता की दृष्टि से कुछ शक्तियाँ इकाइयों को दे सकती हैं, लेकिन इन इकाइयों की शक्तियों का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? केंद्र सरकार की इच्छाओं पर ही निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर सारी शक्तियों का जो प्रभार है वो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, है ना। समस्त देश के लिए जो कानून निर्माण हेतु एक ही संसद है जिसको हम डाइट कहते हैं, सारे देश पर शासन चलाने के लिए, है ना, सौंपी गई है। और सारे देश पर जो शासन चलाने के लिए एक ही मंत्रिमंडल है। तो ये सारी चीज़ें एकात्मक शासन व्यवस्था को बताती हैं। अगला है, वहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली है कि अमेरिकी राजनीतिज्ञों के द्वारा जापान में ब्रिटेन के समान ही संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। जबकि अमेरिका के अंदर कैसी व्यवस्था है? वहाँ पर अमेरिका में है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अभी भी वही व्यवस्था है वहाँ पर। तो जापान के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली विद्यमान है। जापान का सम्राट ब्रिटिश सम्राट की ही भांति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है और जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वह मंत्रिमंडल के अंदर ही निहित है, जिसे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? डाइट के द्वारा नियुक्त किया जाता है ना। देखिए, प्रधानमंत्री के लिए डाइट का सदस्य होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसका सदस्य होता है? डाइट का ही सदस्य होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से डाइट के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो अगली विशेषता देते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता। जो शोवा संविधान है उसके पूर्व जापान जो था, मतलब 1947 से पहले, ये एक धर्माचार्य राज्य था और वहाँ पर हमने पहले भी जिक्र किया था, वहाँ पर शिंटो धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। शासन के द्वारा जो शिंटो धर्म है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता था, प्रोत्साहन दिया गया था। किंतु नवीन संविधान के द्वारा जापान में भारत की तरह ही धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपनाया गया है और अब जो सरकार की दृष्टि से सारे जो धर्म हैं वो कैसे हैं? समान हैं। सरकार के लिए सारे धर्म समान हैं और जापान का अपना कोई भी राज्य धर्म नहीं है, ठीक है ना। तो 1947 से पहले एक धार्मिक राज्य था, लेकिन 1947 शोवा संविधान के अंदर वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत की तरह ही हो गया। अगली इसकी विशेषता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अनुकरण करते हुए जापान ने भी स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायपालिका को अपनाया। न्यायपालिका शासन का एक स्वतंत्र अंग है, उस पर व्यवस्थापिका या कार्यपालिका का कोई भी नियंत्रण नहीं है। जापानी संविधान के अनुच्छेद 76 से 86 तक न्यायपालिका की रचना का वर्णन किया गया है और 76 जो अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि अपने कर्तव्यों का पालन करने में वे न्यायाधीश जो हैं वे बिल्कुल स्वतंत्र होंगे और केवल उस संविधान तथा कानून का ही पालन करेंगे। ये संविधान के अंदर लिखित रूप से डाल दिया गया। देखिए, जापान की न्यायालय की एक विशेषता और भी है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिमंडल करता है, किंतु इन नियुक्तियों की जो पुष्टि है
वो लोक निर्णय के अंतर्गत जनता के द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। और इस व्यवस्था के समर्थक ये मानते हैं कि भाई इससे तो जो, क्योंकि जनता के द्वारा इसकी पुष्टि हो रही है तो न्यायाधीश तो जनिच्छा के प्रतीक बन जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं है। संविधान के अंतर्गत की गई इस व्यवस्था से न्यायाधीशों के दलीय राजनीति में फंसने और परिणामतः उसकी स्वतंत्रता पर आघात पहुंचने की आकांक्षा रहती है। इसलिए यह जो है जनता के द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मौलिक विशेषता अगर देखी जाए तो वो है युद्ध का परित्याग। ये जापान की सर्वाधिक मौलिक और महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय नीति के रूप में जापान ने युद्ध को परित्याग करने की घोषणा की गई। देखिए, जापान जो है वह युद्ध के दुष्परिणाम देख चुका था और अमेरिकी राजनीतिज्ञ भी ये नहीं चाहते थे कि जिस देश के संविधान का वे निर्माण कर रहे हैं, है ना, उसके द्वारा भविष्य में युद्ध के मार्ग को अपनाया जाए, है ना। इसलिए उन्होंने युद्ध के परित्याग को जापान के संविधान का मुख्य आधार बनाया। वे अपने संविधान की प्रस्तावना में देखिए कहते भी हैं कि हम जापानी लोग संपूर्ण कालों में शांति के आकांक्षी हैं। हम स्वीकार करते हैं कि संसार की समस्त जातियों को अभाव तथा भय से मुक्त होकर शांतिपूर्वक रहने का अधिकार है। ये उन्होंने युद्ध के परित्याग, जो इनकी बहुत ही मौलिक विशेषता है, उसके अंदर बताया था। और देखिए, संविधान के अनुच्छेद 9 में भी इस बात का जिक्र किया गया कि न्याय और व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति की कामना करते हुए हम जापानी लोग राष्ट्र के सर्वोच्च अधिकार के रूप में युद्ध का तथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निपटारे के लिए बल या धमकी के प्रयोग का सदा के लिए परित्याग करते हैं। तो उन्होंने देखिए कितनी शांति स्थापित करने की उनकी इच्छा, जो विभीषिका उन्होंने देखी थी, उसका परिणाम था युद्ध का परित्याग करना। और ये उनके संविधान की एक बहुत ही मौलिक विशेषता है। अगली विशेषता है उनकी कि दोहरी प्रणाली का अंत और नागरिक शासन की सर्वोच्चता। देखिए, युद्ध के परित्याग को व्यवहारिक रूप से प्रदान करने हेतु सैनिक तंत्रों पर नियंत्रण करना आवश्यकता था, है ना। अतः नवीन संविधान के अंतर्गत जो मेजी संविधान की दोहरी प्रणाली थी उसका अंत कर दिया गया, क्योंकि जब हम युद्ध के परित्याग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमको सैनिकों पर नियंत्रण भी करना पड़ेगा। तो मेजी संविधान की दोहरी प्रणाली के अंतर्गत क्या था कि सम्राट सैनिक मामलों में सर्वोच्च युद्ध परिषद से और असैनिक मामलों में मंत्री परिषद से परामर्श किया करते थे। ये उनकी दोहरी नीति थी कि सैनिक मामलों से तो वो युद्ध परिषद से बात करेंगे और असैनिक मामलों में वो मंत्री परिषद। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत 1930 के बाद जो सैनिक तत्व थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गए थे। और नवीन संविधान के अंदर दोहरी प्रणाली का अंत करके सारी शक्तियाँ किसको दे दी गई? नागरिक सत्ता को, सारी शक्तियाँ मंत्रिमंडल या नागरिक सत्ता को दे दी गई। और संविधान के अनुच्छेद 66 में कहा भी गया कि प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री अनिवार्यतः असैनिक होंगे, है ना। वो सैनिक नहीं होंगे बल्कि कैसे होंगे? असैनिक होंगे। तो ये नागरिक शासन की सर्वोच्चता में दोहरी प्रणाली का अंत करते हुए उन्होंने ये व्यवस्था करी। फिर उनकी एक और विशेषता स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 92 से लेकर 95 तक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। और 93 जो अनुच्छेद है ना, देखिए ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड की जापान में स्थानीय स्वशासन की तरह की व्यवस्था है, जिसे प्रजातंत्र व्यवस्था का आधार तैयार किया गया। स्थानीय स्वशासन क्या होता है? प्रजातंत्र शासन की एक पहली स्टेप है। प्रजातंत्र तभी सार्थक होगा जब स्थानीय स्वशासन होगा। इसके 93 जो थे 93 जो अनुच्छेद है उसमें कहा गया कि स्थानीय संस्थाएं वाद विवाद के लिए संस्थाएं स्थापित करेंगी। इनके कार्यपालिका अधिकारों, उनके सदस्यों तथा कानून द्वारा निर्धारित कर्मचारियों की नियुक्ति आम चुनाव के द्वारा होगी, है ना। और 94 के अंदर ही लिखा गया कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को अपने क्षेत्र में कानून के अनुसार प्रशासन तथा संपत्ति के संबंध में जो है वह अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड आदि देशों के समान ही जापान में भी स्थानीय शासन की एक श्रेष्ठ व्यवस्था है और इसे प्रजातंत्रीय व्यवस्था का आधार तैयार किया गया है, जो कि हमने अभी बताया ही आपको। तो जापान के नवीन संविधान द्वारा की गई जो व्यवस्था हैं निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है ना। हमने पहले भी कहा था भले इसका प्रारूप अमेरिका ने तैयार किया, लेकिन ये जापान की जो जनता है उसकी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। इसके द्वारा एक ऐसे लोकतांत्रिक ढांचे की रचना की गई है जिसके अंतर्गत कार्य करके जापानी राष्ट्र
महान और समृद्ध बना है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अधिकार प्रदान करके संविधान ने व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया है और राजनीतिक प्रजातंत्र के साथ साथ सामाजिक प्रजातंत्र को भी अपनाया है और नागरिकों के लिए आर्थिक सुविधाओं की व्यवस्था करके आर्थिक प्रजातंत्र की दिशा में एक कदम बढ़ाने का प्रयास किया है।